तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिकारियो 3 नाम की इस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी में हमें 2 पार्ट देखने को मिल चुके हैं। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन हैं और ये एक एक्शन सीरीज है। जैसा कि आप इसके पिछले पार्ट को देख चुके हो, बाकी मैंने इसके थर्ड पार्ट के बारे में आज इस वीडियो के अंदर सारे कुछ जो अपडेट है जो निकल कर आ रही है सारी कुछ कवर की है। साथ ही साथ हम पूरी फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे, इसके पार्ट 1, 2, 3 के बारे में सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, साथ ही साथ स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी हम करने वाले हैं पिछले पार्ट का। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल नोटिफिकेशन दबाकर इसे हाल पर सेट कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। बाकी आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एक अमेरिकी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन स्टेफानो सोलिमा ने किया है और इसकी पटकथा टेलर शेरिडन ने लिखी है। 2015 की फिल्म सिकारियो की अगली कड़ी। इस फिल्म में बेनिसियो डेल टोरो, जॉश ब्रोलिन, जेफरी डोनोवन और राउल ट्रूजिलो ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि इसाबेला मर्सेड, मैनुअल गार्सिया रुल्फो और कैथरीन कीनर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी अमेरिका मेक्सिको सीमा पर मानव तस्करी और कार्टेल के बीच संघर्ष बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार के गुप्त प्रयासों से संबंधित है। सिकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो को 29 जून 2018 को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा कोलंबिया पिक्चर्स लेबल के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया था, जबकि इसका अंतर्राष्ट्रीय वितरण लायंस गेट द्वारा किया गया था, लैटिन अमेरिका और स्पेन को छोड़कर, जहां इसका वितरण सोनी द्वारा किया गया था। ये फिल्म पहली फिल्म के संगीतकार जोहान जोहानसन की स्मृति को समर्पित है, जिनका निधन फिल्म के रिलीज होने से 4 महीने पहले हो गया था। इसे आलोचकों से आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली। सिकारियो कैपो शीर्षक से एक सीक्वल विकास में है। कथानक कैंसस सिटी के एक किराना स्टोर में आईएसआईएस द्वारा किए गए आत्मघाती बम हमले में 15 लोग मारे गए। इसके जवाब में अमेरिकी सरकार ने सीआईए अधिकारी मैट ग्रेवर को मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया, जिन पर आतंकवादियों को सीमा पार तस्करी करने का संदेह था। ग्रेवर और रक्षा विभाग ने फैसला किया कि सबसे अच्छा विकल्प प्रमुख कार्टेल के बीच युद्ध छेड़ना है, और ग्रेवर ने इस मिशन के लिए ऑपरेटिव एलेजांद्रो गिलिक को भर्ती किया। ग्रेवर ने पीएमसी उद्यमी एंडी विल्डन से भी मुलाकात की ताकि मैक्सिकन कार्टेल से लड़ते समय अमेरिका को अपनी जिम्मेदारी से मुकरने के लिए भाड़े के सैनिक, हेलीकॉप्टर और एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण मिल सकें। गिलिक ने मेक्सिको सिटी में माटामोरोस कार्टेल के एक हाई प्रोफाइल वकील की हत्या कर दी, जबकि ग्रेवर और उसकी टीम ने एक झूठे झंडे वाले ऑपरेशन में कार्लोस रेस, सोनोरन कार्टेल का सरगना जो माटामोरोस का प्रतिद्वंदी है, की बेटी इसाबेल रेस का अपहरण कर लिया। ग्रेवर, गिलिक और उनकी टीम इसाबेल को टेक्सास के एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते हैं और डीईए के छापे का नाटक करते हुए उसे माटामोरोस कार्टेल से बचाने का दिखावा करते हैं। वे उसे एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ले जाते हैं, जबकि टीम उसकी मैक्सिको वापसी की व्यवस्था करती है। वे उसे उसके पिता के प्रतिद्वंदियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित एक मैक्सिकन संघीय पुलिस डिपो में छोड़ने की योजना बनाते हैं ताकि कार्टेल के बीच संघर्ष और बढ़ जाए। हालांकि मैक्सिको में प्रवेश करते ही भ्रष्ट पुलिस एस्कॉर्ट उनके खिलाफ हो जाता है और अमेरिकी HMMWV पर हमला कर देता है। इसके बाद हुई गोलीबारी में ग्रेवर और उनकी टीम घात से बचने के लिए 25 मैक्सिकन पुलिसकर्मियों को मार गिराते हैं। मारे गए पुलिसकर्मियों की खबर मुख्यधारा की खबर बन जाती है। अराजकता के बीच इसाबेल को एहसास होता है कि ग्रेवर की टीम उसके अपहरण के पीछे हो सकती है, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है और रेगिस्तान में चली जाती है। गिलिक अकेले उसके पीछे जाता है, जबकि बाकी टीम अमेरिका लौट जाती है। इस बीच अमेरिकी सरकार ये निर्धारित करती है कि कैंसस सिटी में कम से कम 2 आत्मघाती हमलावर घरेलू आतंकवादी थे, विदेशी नागरिक नहीं, और इसलिए उन्हें कार्टेल द्वारा अमेरिका में तस्करी करके नहीं लाया गया था। मेक्सिको के साथ तनाव कम करने के लिए रक्षा सचिव सीआईए को मिशन छोड़ने का आदेश देते हैं। ये जानकर कि इसाबेल ने अमेरिकियों को मैक्सिकन पुलिस पर गोली चलाते देखा था, सचिव टीम को इसाबेल और गिलिक को मारकर
अमेरिकी संलिप्तता के सभी सबूत मिटाने का आदेश देते हैं। ग्रेवर बदले में गिलिक को चेतावनी देता है और उसे इसाबेल को मारने का आदेश देता है, लेकिन गिलिक इनकार कर देता है और उसे जीवित रखने के लिए बागी बन जाता है। गिलिक और इसाबेल रात के लिए रेगिस्तान में एक सुनसान खेत में शरण लेते हैं। गिलिक जानता है कि अगर वे मेक्सिको में रहे तो इसाबेल मारी जाएगी। सीमित संसाधनों के साथ वे खुद को अवैध अप्रवासियों के रूप में छिपाते हैं और मानव तस्करों को अमेरिका में फिर से प्रवेश करने में मदद करने के लिए भुगतान करते हैं। ग्रेवर और उसकी टीम ब्लैक हॉक विमानों पर गुप्त रूप से मेक्सिको में उड़ान भरते हैं और उस जीपीएस डिवाइस को ट्रैक करते हैं जिसे गिलिक ने सक्रिय किया है और इसाबेल के जूते में लगाया है। सीमा के लिए प्रस्थान बिंदु पर मिगुएल, एक युवा मैक्सिकन अमेरिकी जिसे तस्कर के रूप में भर्ती किया गया है, 2 दिन पहले टेक्सास के एक पार्किंग स्थल में हुई मुलाकात से गिलिक को पहचान लेता है। वो अपने बॉस को सतर्क करता है जो गिलिक और इसाबेल को बंधक बना लेता है। गिरोह में शामिल होने की रस्म के तौर पर मिगुएल को नकाबपोश गिलिक के सिर में गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वो मरा हुआ समझकर वहीं रह जाता है। दुखी होकर मिगुएल गिरोह को छोड़कर अकेला चला जाता है। ग्रेवर उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से गिलिक की हत्या को देखता है और उसकी टीम मैक्सिकन गिरोह का पता लगाकर उसे खत्म कर देती है। वे इसाबेल को ढूंढ लेते हैं और अपने आदेशों की अवहेलना करते हुए ग्रेवर उसे अमेरिका लाने और गवाह सुरक्षा में रखने का फैसला करता है। इस बीच गिलिक को गाल में गोली लगने के बाद होश आ जाता है। एक गिरोह की तलाशी टीम उसका पीछा करती है, लेकिन वो पीछा कर रही कार में ग्रेनेड फेंककर उनके सदस्यों को मार देता है। 1 साल बाद अब अपने शरीर पर कई सारे गैंग टैटू बनवा चुका मिगुएल टेक्सास के उसी मॉल में है जहां उसने पहली बार गिलिक को देखा था। वो अपने गैंग के संपर्क व्यक्ति के दफ्तर में दाखिल होता है, लेकिन वहां उसे गिलिक उसका इंतजार करते हुए मिलता है। गिलिक अचंभित और डरे हुए मिगुएल से कहता है, तो तुम एक सिसारियो बनना चाहते हो? चलो तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करते हैं। ढालना बेनिसियो डेल टोरो ने एलेजांद्रो गिलिक की भूमिका निभाई है, जो कोलंबिया का एक पूर्व अभियोजक है और बाद में सीआईए और मेडेलिन कार्टेल के लिए हत्यारा बन जाता है। जॉश ब्रोलिन ने मैट ग्रेवर की भूमिका निभाई है, जो सीआईए एसएससी एसओजी अधिकारी हैं। इसाबेला मर्सिड ने इसाबेल रेयस का किरदार निभाया है, जो कार्लोस रेयस की बेटी है, जो एक शक्तिशाली मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड और एलेजांद्रो गिलिक का कट्टर दुश्मन है। जेफरी डोनोवन ने स्टीव फोर्सिंग की भूमिका निभाई है, जो सीआईए एसएससी एसओजी अधिकारी और पूर्व डेल्टा फोर्स ऑपरेटर हैं। मानव तस्कर गैलो के रूप में मैनुअल गार्सिया रुल्फो। मैथ्यू मोडीन रक्षा सचिव के रूप में जेम्स रिले। कैथरीन कीनर ने सीआईए में मैट की वरिष्ठ अधिकारी सिंथिया फोर्ड्स की भूमिका निभाई है। शिविगम ने एंडी विल्डन की भूमिका निभाई है, जो एक निजी सैन्य कंपनी के प्रमुख हैं। एलिजा रॉड्रिगेज ने मिगुएल हर्नांडेज का किरदार निभाया है, जो एक अमेरिकी किशोर है और तस्कर के रूप में काम करता है। हावर्ड फर्ग्यूसन जूनियर ने ट्रॉय की भूमिका निभाई। डेविड कास्टानेडा हेक्टर के रूप में, जैकलीन टोरेस ब्लेंडिना के रूप में, राउल ट्रूजिलो राफेल के रूप में, ब्रूनो बिचिर एंजल के रूप में, शॉन के रूप में, जेक पिकिंग गैलो के ठग के रूप में, आर्टुरो मेसे बर्नाल, इयान बोहेन कार्सन विलिस के रूप में, फैसल अहमद बशीर के रूप में, डेल हेमेंड्स के रूप में, ग्राहम बेकेल। उत्पादन विकास। सितंबर 2015 में लायंसगेट ने बेनिसियो डेल टोरो के किरदार पर आधारित सिकारियो के सीक्वल का निर्माण शुरू किया। इस परियोजना की देखरेख लेखक टेलर शेरिडन कर रहे थे और डेनिस विलेन्यू शुरू में इसमें शामिल थे। अप्रैल 2016 में निर्माता मॉली स्मिथ और ट्रेंट लकिनबिल ने कहा कि एमिली ब्लंट, डेल टोरो और जॉश ब्रोलिन वापसी करेंगे। 1 जून 2016 तक इतालवी निर्देशक स्टेफानो सोलिमा को शेरिडन की पटकथा पर आधारित फिल्म सोल्डाडो के निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था। 27 अक्टूबर 2016 को कैथरीन कीनर को फिल्म में कास्ट किया गया, जिसे लायंसगेट और ब्लैक लेबल मीडिया ने वित्त पोषित किया था और जिसका निर्माण थंडर रोड के बेसिल इवानिक, ब्लैक लेबल के मॉली स्मिथ और थार्ड और ट्रेंट लकिनबिल और एडवर्ड मैकडॉनल ने किया था। नवंबर 2016 तक ब्लंट अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी नहीं थीं। अगले महीने इसाबेला मर्सिड, डेविड कास्टानेडा
और मैनुअल गार्सिया रुल्फो कलाकारों में शामिल हुए। स्टीव फोर्सिंग के रूप में वापसी करने वाले जेफरी डोनोवन ने कहा कि कहानी फोर्सिंग, गिलेक और ग्रेवर के मेक्सिको में जाकर प्रतिद्वंद्वी मैक्सिकन कार्टेल के बीच जानबूझकर युद्ध शुरू करने पर केंद्रित होगी, और उन्होंने फिल्म को सीक्वल या प्रीक्वल के बजाय एक स्वतंत्र स्पिन ऑफ बताया। जनवरी 2017 में एलिजा रॉड्रिगेज, मैथ्यू मोडीन और इयान बोहेन भी कलाकारों में शामिल हुए। शेरिडन ने कहा, अगर सिकारियो पुलिस के सैन्यीकरण और उसके मिश्रण के बारे में एक फिल्म है, तो ये फिल्म इससे पुलिसिंग पहलू को हटा रही है। फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 8 नवंबर 2016 को न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिर इसे मैक्सिको सिटी और तिजुआना, बाजा कैलिफोर्निया में शूट किया गया। संगीत हिल्डुर गुदनाडोटिर ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। इससे पहले उन्होंने पहली फिल्म में सेलो वादक के रूप में जोहान जोहानसन के साथ सहयोग किया था। साउंड ट्रैक वारेसे साराबांडे रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। स्टेफानो सोलिमा, जन्म 4 मई 1966, एक इतालवी निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। वो अपनी दमदार क्राइम ड्रामा फिल्मों जैसे ACAB, ऑल कॉप्स आर बास्टर्ड्स 2012, सुबुर्रा 2015 और सिकारियो, डे ऑफ द सोल्डादो 2018, साथ ही टेलीविजन श्रृंखला रोमांजो क्रिमिनाले ला सेरी 2006-2008, गोमोर्रा 2014-2021 और 000 2020 के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन रोम में जन्मे सोलिमा इतालवी कल्ट निर्देशक और पटकथा लेखक सर्जियो सोलिमा के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैमरा ऑपरेटर के रूप में की, जिसमें CNN, CBS और NBC सहित कई टेलीविजन नेटवर्क के लिए युद्ध क्षेत्रों से कई रिपोर्टें तैयार कीं। आजीविका 1991 में उन्होंने लघु फिल्म थैंक्स, इतालवी ग्राजी के साथ निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसे ट्यूरिन फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत किया गया था। उनकी 1993 की लघु फिल्म सोटो ले उंगी को 1993 के कान फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय आलोचक सप्ताह अनुभाग में शामिल किया गया था। 2003 में सोलिमा ने ब्लैक एंड व्हाइट लघु फिल्म जिप्पो लिखी और निर्देशित की, जिसे 2003 के वेनिस फिल्म महोत्सव और सिट्जेस फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया गया था। सोलिमा ने 1998 में सोप ओपेरा अनपोस्टो अल सोल के साथ टेलीविजन निर्देशक के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने ला स्क्वाड्रा 2003-2007, होस पोसाटो उन कैल्सियाटर 2005 और क्राइम्स 2006-2007 जैसी कई टेलीविजन श्रृंखलाओं के एपिसोड का निर्देशन किया। उन्हें 2008 में स्काई सिनेमा की प्रशंसित क्राइम सीरीज रोमांजो क्रिमिनले ला सीरी से प्रसिद्धि मिली, जो जज जियानकार्लो डी कैटाल्डो की 2002 की इसी नाम की पुस्तक पर आधारित थी। सोलिमा ने श्रृंखला के सभी 22 एपिसोड का निर्देशन किया, जो 2008 से 2010 तक 2 सीजन तक चली और 2009 के फ्लाइनो इंटरनेशनल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन निर्देशक का पुरस्कार जीता। 2012 में सोलिमा ने पुलिस की बर्बरता पर आधारित ड्रामा फिल्म ACAB, ऑल कॉप्स आर बास्टर्ड्स से फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए डेविड डी डोनाटेलो और नास्त्रो डी अर्जेंटो पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2014 से उन्होंने स्काई सिनेमा की प्रशंसित क्राइम ड्रामा सीरीज गोमोर्रा के मुख्य निर्देशक के रूप में काम किया, जो रॉबर्टो सेवियानो की 2006 की इसी नाम की गैर काल्पनिक पुस्तक और उसके पिछले फिल्म रूपांतरण पर आधारित है। शो के पहले और दूसरे सीजन के कई एपिसोड निर्देशित करने के बाद सोलिमा ने 2016 में अपनी अन्य भावी परियोजनाओं के साथ समय की व्यस्तता के कारण श्रृंखला छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स द्वारा सह-निर्मित क्राइम ड्रामा फिल्म सुबुर्रा 2015 का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए एक और नास्त्रो डी अर्जेंटो नामांकन मिला। 2017 में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स द्वारा एक प्रीक्वल टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित किया गया, जो पहली इतालवी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज थी। 2018 में सोलिमा ने एक्शन क्राइम थ्रिलर सिकारियो, डे ऑफ द सोल्डाडो के साथ अंग्रेजी भाषा की फिल्म में पदार्पण किया, जिसे बेनिसियो डेल टोरो और जॉश ब्रोलिन अभिनीत सिकारियो 2015 की संकलनात्मक अगली कड़ी के रूप में वर्णित किया गया है। उसी वर्ष उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सह-निर्मित क्राइम टीवी श्रृंखला
000 की शूटिंग शुरू की, जिसे उन्होंने सह-निर्मित भी किया था, जो दक्षिण अमेरिका से यूरोप तक वैश्विक कोकीन व्यापार के बारे में थी। रॉबर्टो सेवियानो की इसी नाम की गैर काल्पनिक पुस्तक पर आधारित इस शो में डैन डेहान, गैब्रियल बायरन और एंड्रिया राइसबोरो ने अभिनय किया है। अंतरंग मित्र ऑल्टर ईगो एसआरएल कंपनी प्रकार समाज एक उत्तरदायित्व सीमा एसआरएल उद्योग मनोरंजन स्थापित मार्च 2022 4 साल पहले संस्थापकों स्टेफानो सोलिमा जीना गार्डिनी लुडोविको पुर्गाटोरी मुख्यालय रोम इटली उत्पादों विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र टेलीविजन श्रृंखला वेबसाइट ऑल्टर ईगो film.it/en ऑल्टर ईगो एसआरएल जो ऑल्टर ईगो के नाम से कारोबार करती है एक इतालवी फिल्म और टेलीविजन निर्माण कंपनी है। इसकी स्थापना स्टेफानो सोलिमा, जीना गार्डिनी और लुडोविको पुर्गाटोरी ने की थी। इतिहास 2024 में ये घोषणा की गई कि स्टेफानो सोलिमा, जीना गार्डिनी और लुडोविको पुर्गाटोरी ने प्रोडक्शन कंपनी ऑल्टर ईगो की स्थापना की है। 2023 में इसने स्टेफानो सोलिमा द्वारा निर्देशित फिल्म अडागियो 2023 फिल्म के साथ सिनेमाघरों में अपनी शुरुआत की, जिसका निर्माण द अपार्टमेंट प्रोडक्शन कंपनी के सहयोग से किया गया था और विजन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा वितरित किया गया था। इसका विश्व प्रीमियर 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन लॉयन पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की। 2024 में ऑल्टर ईगो ने मूल फिल्मों और श्रृंखलाओं के विकास पर सहयोग करने के लिए फ्रीमेंटल कंपनी के साथ एक विशेष फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 2025 में उन्होंने द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस 2025 मिनी सीरीज का निर्माण किया, जो स्टेफानो सोलिमा द्वारा निर्देशित 4 एपिसोड की टीवी श्रृंखला है, जिसका निर्माण नेटफ्लिक्स के लिए द अपार्टमेंट के सहयोग से किया गया था और इसे 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत किया गया था। शेरिडन टेलर गिबलर जूनियर, जन्म 21 मई 1970, पेशेवर रूप से टेलर शेरिडन के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हैं। वे टेलीविजन श्रृंखला येलोस्टोन के सह-निर्माता और इसके प्रीक्वल 1883, 2021 और 1923, 2022 के निर्माता के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। शेरिडन ने कई फिल्मों की पटकथा लिखी है, जिनमें सिकारियो 2015 की पटकथा भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें हेल और हाई वाटर 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 अन्य ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया था। शेरिडन ने 2017 की नव पश्चिमी अपराध फिल्म विंड रिवर का लेखन और निर्देशन भी किया और 2018 में सिकारियो के सीक्वल की पटकथा भी लिखी। शेरिडन ने वेरोनिका मार्स 2005-2007 में डैनी बॉयड की भूमिका निभाने के साथ-साथ एफएक्स टेलीविजन श्रृंखला सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल की भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। तब से उन्होंने पैरामाउंट प्लस के लिए कई श्रृंखलाएं बनाई हैं, जिनमें क्राइम थ्रिलर मेयर ऑफ किंग्सटाउन, क्राइम ड्रामा तुलसा किंग, जिसे उन्होंने टेरेंस विंटर के साथ सह लिखा है, जासूसी थ्रिलर लायनेस और ड्रामा लैंडमैन शामिल हैं। 2021 में शेरिडन को टेक्सास काउबॉय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2024 में शेरिडन को टेक्सास बिजनेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वे टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के मानद स्नातक हैं। उन्हें टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। शेरिडन का जन्म चैपल हिल, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। कई समाचार लेखों में बताया गया है कि उनका पालन पोषण क्रैनफिल्स गैप, टेक्सास के खेत में हुआ था, लेकिन वास्तव में उनका पालन पोषण फोर्ट वर्थ, टेक्सास में हुआ था, जहां वे एक हृदय रोग विशेषज्ञ के बेटे थे। उनकी चरवाहे वाली पहचान उनकी मां से मिली, जो मूल रूप से वाको की थीं और उस क्षेत्र में अपने दादा दादी के खेत में जाना पसंद करती थीं। जब शेरिडन 8 साल के थे तो उनकी मां ने क्रैनफिल्स गैप में एक खेत खरीदने पर जोर दिया, ताकि उनके बच्चे प्रकृति में स्वतंत्रता की शांतिपूर्ण भावना का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। शेरिडन ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अपने परिवार के साथ क्रैनफिल्स गैप खेत की लगातार यात्राओं के दौरान चरवाहा बनना सीखा। इसी दौरान उन्होंने आरएल पास्कल हाई स्कूल में पढ़ाई की और स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
जहां वे एक दुर्लभ सप्ताहांत चरवाहा थे जो थिएटर के भी शौकीन थे। शेरिडन ने टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में थिएटर आर्ट्स में दाखिला लिया, लेकिन अपने जूनियर वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी। बाद में वे ऑस्टिन चले गए, जहां उन्होंने लॉन काटकर और घरों को रंग कर अपना गुजारा किया। एक शॉपिंग मॉल में नौकरी की तलाश करते समय शेरिडन की मुलाकात एक टैलेंट स्काउट से हुई, जिसने उन्हें शिकागो जाकर अभिनय करियर बनाने का मौका दिया। बाद में वे अभिनेता के रूप में अपने समय के दौरान न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजलिस में रहे। आजीविका। शेरिडन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटी फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं जैसे वेरोनिका मार्स, वॉकर, टेक्सास रेंजर और विशेष रूप से सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल की भूमिका में की। 40 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने पटकथा लेखन में कदम रखा। पटकथा लेखक के रूप में उनकी पहली फिल्म डेनिस विलेन्यू द्वारा निर्देशित सिकारियो थी। ये फिल्म केट मैसर, एमिली ब्लंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक एफबीआई एजेंट है और एक शक्तिशाली और क्रूर मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के नेता को खत्म करने के लिए सरकारी टास्क फोर्स में शामिल होती है। इसमें जोश ब्रोलिन और बेनिसियो डेल टोरो ने भी अभिनय किया था। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। रॉटन टोमेटोज पर इसे 92% अनुमोदन रेटिंग मिली और इसे कई नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें शेरिडन के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। शेरिडन ने सिकारियो के बाद कोमांचेरिया लिखी। कोमांचेरिया पहले बिक गई, लेकिन कई वर्षों तक विकास में अटकी रही और 2012 में अब तक निर्मित न हुई सबसे पसंदीदा पटकथाओं की ब्लैकलिस्ट सर्वेक्षण में शामिल हुई। बाद में इसका नाम बदलकर हेल और हाई वाटर कर दिया गया और अगस्त 2016 में जेफ ब्रिजेस, क्रिस पाइन और बेन फॉस्टर अभिनीत ये फिल्म रिलीज हुई और इसे एक बार फिर समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। अपनी पटकथा के लिए शेरिडन को कई पुरस्कारों के लिए ख्याति मिली, जिनमें बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल हैं। कम बजट वाली हॉरर फिल्म वाइल को शेरिडन की पहली फिल्म माना जाता है, लेकिन वो इसे अपनी पहली निर्देशित फिल्म नहीं मानते। उन्होंने 2017 में रॉटन टोमेटोज को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, मैं कहूँगा कि ये मेरी पहली फीचर फिल्म है। मेरे एक दोस्त ने, मुझे नहीं पता उसने कितना जुटाया, 20,000 या कुछ और, अपने दोस्तों को कास्ट किया और ये घटिया हॉरर फिल्म लिखी, जिसे मैंने उसे निर्देशित न करने के लिए कहा था। वो इसे निर्देशित और निर्मित करने वाला था और उसने शुरू किया और घबरा गया और फ़ोन करके पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ मैं कोशिश करूंगा। मैंने किसी तरह काम को संभाला और वे चले गए और संपादन किया और जो करना था किया। मुझे लगता है कि मुझे निर्देशक कहना भी उदारता होगी। मुझे लगता है कि वो किसी तरह से धन्यवाद कहना चाह रहा था। कैमरा चलाने और कुछ सबक सीखने का ये एक शानदार अवसर था, जिससे मुझे विंड रिवर में वास्तव में लाभ हुआ। निर्देशक के रूप में उनकी दूसरी और पटकथा लेखक के रूप में तीसरी फिल्म विंड रिवर, जिसमें जेरेमी रेनर और एलिजाबेथ ओल्सेन ने अभिनय किया है, का प्रीमियर जनवरी 2017 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ये फिल्म एक एफबीआई एजेंट ओल्सेन और एक अनुभवी गेम ट्रैकर रेनर की कहानी है, जो एक मूल अमेरिकी आरक्षण क्षेत्र में हुई हत्या की जांच कर रहे हैं। द वेनस्टीन कंपनी ने 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे, लेकिन सनडांस प्रीमियर से पहले फिल्म को छोड़ दिया। हालांकि कंपनी ने बाद में इसके वितरण के लिए अपना सौदा पक्का कर लिया। विंड रिवर को सीमित रिलीज के बाद 18 अगस्त 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से रिलीज किया गया था। सिकारियो और हेल और हाई वाटर के बाद विंड रिवर शेरिडन की आधुनिक अमेरिकी सीमांत त्रयी की तीसरी कड़ी है। 15 सितंबर 2016 को डेडलाइन ने रिपोर्ट किया कि शेरिडन को सोनी पिक्चर्स और एस्केप आर्टिस्ट द्वारा मैथियास शोएनार्ड्स की ड्रामा थ्रिलर फिल्म डिसऑर्डर के अमेरिकी रीमेक की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, जो एलिस विनोकोर द्वारा निर्देशित 2015 की एक फ्रांसीसी फिल्म थी। एस्केप आर्टिस्ट के टॉड ब्लैक, जेसन ब्लूमेंथल, स्टीव टिश और टोनी शॉ रीमेक का निर्माण करने वाले थे और डेविड ब्यूबेर स्टूडियो के लिए इसकी देखरेख करने वाले थे। जेम्स मैंगोल्ड निर्देशन करने वाले थे। 2017 में शेरिडन ने केविन कॉस्टनर अभिनीत टेलीविजन श्रृंखला येलोस्टोन बनाई, जो 20 जून 2018 से शुरू होकर लगातार 5 सीजन तक पैरामाउंट नेटवर्क पर प्रसारित हुई।
स्पिन ऑफ में पैरामाउंट प्लस पर 1883 और 1923 शामिल हैं। शेरिडन ने सिकारियो का सीक्वल लिखा जिसका शीर्षक था सिकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो, जिसे स्टेफानो सोलिमा ने निर्देशित किया और 2018 में रिलीज किया गया। हाल ही में वायाकॉम सीबीएस के साथ उनका समग्र सौदा नवीनीकृत किया गया। मई 2019 में ये घोषणा की गई कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने शेरिडन द्वारा निर्देशित फिल्म दोज हु विश मी डेड के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण कोरिया में 5 मई 2021 को सिनेमाघरों में प्रदर्शन हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 14 मई 2021 को रिलीज हुई। येलोस्टोन फ्रेंचाइजी की सफलता के कारण शेरिडन ने बाद में टीवी प्रस्तुतियों जैसे कि सिल्वेस्टर स्टैलोन अभिनीत तुलसा किंग, जिसे चौथे सीजन तक नवीनीकृत किया गया है, और बिली बॉब थॉर्नटन अभिनीत लैंडमैन के साथ विस्तार किया। 23 जून 2025 को पॉलिन इंक, जो प्रसिद्ध प्रसारक पॉल हार्वे की सभी बौद्धिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण करती है, ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पैरामाउंट ग्लोबल पर मुकदमा दायर किया। कंपनी ने पैरामाउंट पर लैंडमैन में बिना अनुमति के द रेस्ट ऑफ द स्टोरी से 90 सेकंड की ऑडियो क्लिप का उपयोग करने का आरोप लगाया। पैरामाउंट ने सीजन 1 के समापन के शुरुआती भाग में हार्वे के 2009 के गैस संकट एपिसोड से बढ़ती गैस कीमतों के बारे में एक अंश का उपयोग किया। मुकदमे में पैरामाउंट पर क्लिप का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त न करने के साथ साथ सरकारी जीवाश्म ईंधन नीतियों और वैकल्पिक ईंधनों में हार्वे की रुचि के संबंध में उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्लिप को संपादित करने का आरोप लगाया गया। 5 जून 2025 को ये घोषणा की गई कि पैरामाउंट प्लस पर टुल्सा किंग की स्पिन ऑफ सीरीज नोला किंग पर काम चल रहा है। ये सीरीज न्यू ऑरलियंस में सेट होगी और इसमें सैमुअल एल जैक्सन उसी तरह की भूमिका में नजर आएंगे जैसी स्टैलोन ने टुल्सा किंग में निभाई थी। जैक्सन टुल्सा किंग के तीसरे सीजन में दिखाई दिए थे। 28 अक्टूबर 2025 को ये खबर आई कि शेरिडन ने एनबीसी यूनिवर्सल के साथ 5 साल का एक समझौता किया है, जो पैरामाउंट के साथ उनके मौजूदा फिल्म अनुबंधों की समाप्ति के बाद मार्च 2026 में और टेलीविजन अनुबंधों की समाप्ति के बाद 2028 में प्रभावी होगा। इस समझौते को कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता बताया गया, जो स्काईडांस मीडिया द्वारा पैरामाउंट के अधिग्रहण को पूरा करने के तुरंत बाद हुआ। सीईओ डेविड एलिसन ने पहले शेरिडन की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक अद्वितीय प्रतिभा बताया था और उम्मीद जताई थी कि वे जब तक चाहें पैरामाउंट को अपना घर कहेंगे। शैली एक अभिनेता के रूप में शेरिडन ने बताया कि टेलीविजन के लिए पढ़े जाने वाले व्याख्यात्मक संवादों की मात्रा ने उन्हें अपने लेखन में व्याख्यात्मक संवादों से एलर्जी पैदा कर दी। उन्होंने ये भी कहा है कि वे केवल चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहद सरल कथानकों की तलाश करते हैं। उन्होंने कोएन बंधुओं कॉर्मैक मैकार्थी और लैरी मैकमर्ट्री को अपने लेखन के लिए प्रभावशाली बताया है। निजी जीवन। शेरिडन ने 2013 से अभिनेत्री और मॉडल निकोल मुइरब्रुक से शादी की है। इस जोड़े का एक बेटा है। वे वर्तमान में वेदरफोर्ड टेक्सास में रहते हैं। मई 2021 में शेरिडन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक खरीदार समूह ने पश्चिम टेक्सास में 350,000 एकड़ का 6,666 रैंच खरीदा। 2025 में शेरिडन ने 2 व्यावसायिक भागीदारों के साथ फोर्ट वर्थ टेक्सास में कैटलमेन स्टेक हाउस खरीदा। फिल्मोग्राफी। बेसिल विलियम इवानिक, जन्म 4 जनवरी 1970, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वे थंडर रोड फिल्म्स के संस्थापक हैं और सिकारियो, द टाउन, ग्रीनलैंड और जॉन विक फ्रेंचाइजी जैसी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 2018 तक उनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $2 बिलियन से अधिक की कमाई की है। जीवनी। इवानिक का पालन पोषण न्यू जर्सी में हुआ। उनके पिता यूक्रेनी मूल के हैं और उनकी मां जर्मन और आयरिश मूल की हैं। इवानिक ने थंडर रोड की स्थापना से पहले 1990 के दशक में वार्नर ब्रदर्स के लिए काम किया। इवानिक सिकारियो और विंड रिवर फिल्मों की प्रोडक्शन टीम में थे। दोनों ही फिल्में टेलर शेरिडन द्वारा लिखी गई थीं, जिन्होंने विंड रिवर का निर्देशन भी किया और बाद में टीवी शो येलोस्टोन के शोरनर बने। बेसिल ने लायंसगेट की जॉन विक फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों और स्पिन ऑफ सीरीज का भी निर्माण किया। बेनिसियो मॉन्सेरेट राफेल डेल टोरो सांचेज, लैटिन अमेरिकी स्पेनिश, जन्म 19 फरवरी 1967,
एक प्यूर्टो रिकान अभिनेता हैं। उनके पुरस्कारों में अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोया पुरस्कार और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। जिन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है, उन्होंने दुनिया भर में $5.9 बिलियन से अधिक की कमाई की है। डेल टोरो ने बिग टॉप पीवी 1958 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद क्राइम थ्रिलर द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1955 में एक रहस्यमय अपराधी की भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने बास्कियाट 1996, फियर एंड लोथिंग इन लास वेगस 1968 और स्नैच 2000 जैसी फिल्मों में काम किया। स्टीवन सोडरबर्ग के क्राइम ड्रामा ट्रैफिक 2000 में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एकेडमी पुरस्कार मिला। उन्हें एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु की थ्रिलर 21 ग्राम्स 2003 में एक पूर्व अपराधी की भूमिका और पॉल थॉमस एंडरसन की एक्शन कॉमेडी वन बैटल आफ्टर अनदर 2025 में कराटे शिक्षक की भूमिका के लिए भी इसी श्रेणी में नामांकित किया गया था। उन्होंने सिन सिटी 2005, चे 2008, सैवेजेस 2012, इनहेरेंट वाइस 2014, सिकारियो 2015 और इसके सीक्वल सिकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो 2018 और नो सडन मूव 2021 में भी अभिनय किया है। डेल टोरो ने जेम्स बॉन्ड फिल्म लाइसेंस टू किल 1989 में डारियो, द वुल्फमैन 2010 में लॉरेंस टैलबॉट, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3 फिल्मों 2013 से 2018 तक में कलेक्टर और स्टार वॉर्स द लास्ट जेडी 2017 में डीजे द कोड ब्रेकर जैसी कई फ्रेंचाइजी भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने वेस एंडरसन के साथ द फ्रेंच डिस्पैच 2021 और द फोनिशियन स्कीम 2025 फिल्मों में भी काम किया है। टेलीविजन पर उन्होंने शो टाइम मिनी सीरीज एस्केप एट डेनेमोरा 2018 में रिचर्ड मैट की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या फिल्म में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। बेनिसियो मॉन्सेरेट राफेल डेल टोरो सांचेस का जन्म 19 फरवरी 1967 को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के सेंटर्स इलाके में हुआ था। उनके माता पिता गुस्तावो एडोल्फो डेल टोरो बर्मुडेज और फॉस्टा जेनोवेवा सांचेज रिवेरा, बेनिसियो सांचेज कास्टानो और लीरियो बेलेन रिवेरा की बेटी थे। उनके माता पिता दोनों वकील थे। उनका एक बड़ा भाई है गुस्तावो, जो न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन के बुशविक इलाके में स्थित वाइकॉफ हाइट्स मेडिकल सेंटर में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। उनके दादा कैटलन मूल के थे और नानी बास्क मूल की थीं। डेल टोरो के परदादा राफेल रिवेरा एस्बरी थे, जो पॉन्स में एल पोल्वोरिन आग के नायकों में से एक थे और जो बाद में उस शहर के मेयर भी बने 1915-1917। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन सैन जुआन के एक इलाके सेंटर्स में बिताया। डेल टोरो, जिनके बचपन के उपनाम स्किनी बेनी और बेनो थे, का पालन पोषण रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ और उन्होंने मिरामार, प्यूर्टो रिको में स्थित रोमन कैथोलिक स्कूल एकेडमिया डेल परपेटुओ सोकोरो, द एकेडमी ऑफ आवर लेडीज ऑफ परपेचुअल हेल्प में शिक्षा प्राप्त की। जब डेल टोरो 9 वर्ष के थे, तब उनकी मां की हेपेटाइटिस से मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की आयु में वे अपने पिता और भाई के साथ मर्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने मर्सबर्ग अकादमी में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी किशोरावस्था वहीं बिताई और हाई स्कूल की पढ़ाई वहीं की। स्नातक होने के बाद डेल टोरो ने अपने पिता की सलाह मानी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो से बिजनेस की डिग्री प्राप्त की। एक ऐच्छिक नाटक पाठ्यक्रम में सफलता ने उन्हें कॉलेज छोड़ने और लॉस एंजलिस में प्रसिद्ध अभिनय शिक्षकों स्टेला एडलर और आर्थर मेंडोजा के साथ-साथ न्यूयॉर्क शहर के सर्कल इन द स्क्वायर थिएटर स्कूल में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आजीविका 1987-1999। प्रारंभिक भूमिकाएं और महत्वपूर्ण सफलता। डेल टोरो ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में टेलीविजन पर छोटी-मोटी भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने मियामी वाइस और एनबीसी की मिनी सीरीज ड्रग वॉर्स द कैमेरेना स्टोरी जैसे कार्यक्रमों में गुंडों और ड्रग डीलरों की भूमिकाएं निभाईं। 1987 में मैडोना के गीत ला इस्ला बोनीटा के संगीत वीडियो में वे एक कार के बोनट पर बैठे पृष्ठभूमि पात्र के रूप में दिखाई दिए।
इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत बिग टॉप पीवी 1988 में उनकी पहली फिल्म और जेम्स बॉन्ड फिल्म लाइसेंस टू किल 1999 में डारियो के रूप में हुई। निर्देशकों ने डेल टोरो को नोटिस किया और उन्होंने द इंडियन रनर 1991, चाइना मून 1994, क्रिस्टोफर कोलंबस द डिस्कवरी 1992, मनी फॉर नथिंग 1993, फियरलेस 1993 और स्विमिंग विथ शार्क्स 1994 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। 1995 में फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट्स में अपने शानदार अभिनय से उनके करियर को गति मिली, जिसमें उन्होंने बड़बड़ाने वाले और मजाकिया फ्रेड फेंस्टर का किरदार निभाया था। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार मिला और एक चरित्र अभिनेता के रूप में उनकी पहचान बनी। इसके बाद उन्हें स्वतंत्र और बड़े स्टूडियो की फिल्मों में और भी दमदार भूमिकाएं मिली, जिनमें एबल फेरारा की फिल्म द फ्यूनरल 1996 में गैस्पारे का किरदार और उनके मित्र फिल्म निर्माता और चित्रकार जूलियन श्नाबेल द्वारा निर्देशित फिल्म बास्कियाट 1996 में बेनी डलमाऊ के रूप में उनके काम के लिए लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार जीतना शामिल है। डेल टोरो ने बड़े बजट की थ्रिलर फिल्म द फैन 1996 में रॉबर्ट डी नीरो के साथ भी स्क्रीन साझा की, जिसमें उन्होंने करिश्माई प्यूर्टो रिकान बेसबॉल स्टार जुआन प्रीमो का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने एलिसिया सिल्वरस्टोन के साथ एक्सेस बैगेज 1997 में अभिनय किया, जिसका निर्माण सिल्वरस्टोन ने किया था। हंटर एस थॉम्सन की प्रसिद्ध पुस्तक के 1998 के फिल्म रूपांतरण फियर एंड लोथिंग इन लास वेगस के लिए सेक्स सिंबल होने के बावजूद उन्होंने डॉक्टर गोंजो उर्फ ऑस्कर जेटा अकोस्टा, थॉम्सन के वकील और ड्रग एडिक्ट साथी की भूमिका निभाने के लिए 40 पाउंड लगभग 18 किलो से अधिक वजन बढ़ाया। 2000-2052 यातायात और अन्य फिल्में। 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डेल टोरो। 2000 में 4 फिल्मों में डेल टोरो के अभिनय ने उन्हें मुख्य धारा के दर्शकों के बीच पहचान दिलाई। सबसे पहले अपराध कथा फिल्म द वे ऑफ द गन में उन्होंने द यूजुअल सस्पेक्ट्स के पटकथा लेखक क्रिस्टोफर मैक्वेरी के साथ पुनः काम किया। कुछ महीनों बाद स्टीवन सोडरबर्ग की फिल्म ट्रैफिक में, जो उत्तरी अमेरिकी ड्रग युद्धों का एक जटिल विश्लेषण थी, उन्होंने एक उत्कृष्ट कलाकारों की टोली के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। जेवियर रॉड्रिगेज के रूप में एक मैक्सिकन सीमा पुलिसकर्मी जो अवैध ड्रग तस्करी के भ्रष्टाचार और धोखे के बीच ईमानदारी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। डेल टोरो ने, जिन्होंने अपने अधिकांश संवाद स्पेनिश में बोले, एक ऐसा अभिनय दिया जिसने फिल्म पर अपना दबदबा कायम कर दिया। उनके इस अभिनय ने 2001 में सभी प्रमुख समीक्षकों के पुरस्कार जीत लिए। डेल टोरो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता और वे चौथे जीवित ऑस्कर विजेता बन गए जिनकी विजयी भूमिका एक ऐसे किरदार की थी जो मुख्य रूप से गैर अंग्रेजी भाषा में बोलता है। डेल टोरो जॉस फेरर और रीटा मोरेनो के बाद ऑस्कर जीतने वाले तीसरे प्यूर्टो रिकान अभिनेता भी हैं। जिस वर्ष उन्होंने ऑस्कर जीता, वो पहली बार था जब प्यूर्टो रिको में जन्मे 2 अभिनेताओं को एक ही श्रेणी में नामांकित किया गया था। दूसरे अभिनेता जोकिन फीनिक्स थे। अपने स्वीकृति भाषण में डेल टोरो ने नोगालेस एरिजोना और नोगालेस सोनोरा दोनों के लोगों को धन्यवाद दिया और अपना पुरस्कार उन्हें समर्पित किया। ऑस्कर के अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार भी जीता। ट्रैफिक भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके तुरंत बाद उन्होंने गाय रीची की मनोरंजक कॉमेडी स्नैच में हीरे के चोर फ्रैंकी फोर फिंगर्स की एक छोटी भूमिका और अपने पुराने दोस्त शॉन पेन द्वारा निर्देशित द प्लेज में एक मानसिक रूप से विकलांग मूल अमेरिकी व्यक्ति की भूमिका निभाई। 2003 में डेल टोरो 2 फिल्मों में नजर आए, द हंटेड, जिसमें टॉमी ली जोन्स उनके सहकलाकार थे, और ड्रामा फिल्म 21 ग्राम्स, जिसमें शॉन पेन और नाओमी वॉट्स उनके सहकलाकार थे। बाद वाली फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के ऑस्कर नामांकन से नवाजा गया। इसके बाद वे रॉबर्ट रॉड्रिग्स द्वारा निर्देशित फ्रैंक मिलर के ग्राफिक उपन्यास सिन सिटी के फिल्म रूपांतरण और प्रसिद्ध डेनिश निर्देशक
सुजैन बियर की अंग्रेजी भाषा में बनी पहली फिल्म थिंग्स वी लॉस्ट इन द फायर में दिखाई दिए। 2014 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डेल टोरो 2008 में डेल टोरो को जीवनी परक फिल्मों द अर्जेंटाइन और गुरिल्ला, जिन्हें एक साथ चे के नाम से जाना जाता है, में चे गुएरा के किरदार के लिए कान फिल्म महोत्सव में प्रिक्स द इंटरप्रिटेशन मैस्कुलिन या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने स्वीकृति भाषण के दौरान डेल टोरो ने निर्देशक स्टीवन सोडरबर्ग के साथ अपना पुरस्कार स्वयं चे गुएरा को समर्पित किया। डेल टोरो को गुएरा के किरदार के लिए 2009 का गोया पुरस्कार भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिया गया। शॉन पेन, जिन्होंने मिल्क में अपने अभिनय के लिए 2009 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता, ने टिप्पणी की कि उन्हें आश्चर्य और निराशा हुई कि चे और डेल टोरो को किसी भी अकादमी पुरस्कार नामांकन के लिए नामांकित नहीं किया गया। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार स्वीकार करते हुए अपने भाषण में पेन ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, ये तथ्य कि सोडरबर्ग और डेल टोरो के सिर पर अभी ताज नहीं है, मेरी समझ से परे है। चे एक बहुत ही सनसनीखेज फिल्म है। फिल्म के अंतिम भागों यहाँ दिखाया गया है के लिए डेल टोरो ने 35 पाउंड वजन कम किया, ताकि ये दिखाया जा सके कि बोलीविया के जंगलों में अपने जीवन के अंत के करीब गुएवारा कितने बीमार हो गए थे। 2010 में डेल टोरो ने लोन चैनी जूनियर की क्लासिक कल्ट फिल्म द वुल्फ मैन 1941 के रीमेक में अभिनय किया और उसका निर्माण भी किया। उन्हें 2011 कैंपारी कैलेंडर का चेहरा चुना गया, जिससे वे इतालवी शराब कंपनी के कैलेंडर में शामिल होने वाले पहले पुरुष मॉडल बन गए। 2013 वर्तमान फ्रेंचाइज फिल्में और विस्तार। डेल टोरो ने मार्वल स्टूडियोज की सुपर हीरो फिल्म थॉर द डार्क वर्ल्ड 2013 के मिड क्रेडिट सीन में द कलेक्टर की भूमिका निभाई और बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में भी यही भूमिका दोहराई। सितंबर 2015 में डेल टोरो ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सिकारियो में एलेजांद्रो गिलिक की भूमिका निभाई, जो एक मैक्सिकन पूर्व अभियोजक की कहानी है जो अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए CIA की एक विशेष ऑपरेशन टीम के साथ मिलकर एक शक्तिशाली और क्रूर मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के सरगना को खत्म करने का काम करता है। फिल्म समीक्षकों ने उनके अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा की। डेल टोरो ने सीक्वल सिकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो 2018 में भी यही भूमिका दोहराई। 2016 में डेल टोरो हेनिकेन के मोर बिहाइंड द स्टार सीरीज के एक टेलीविजन विज्ञापन में दिखाई दिए। इस विज्ञापन में मजाक ये है कि प्रशंसक अक्सर उन्हें साथी अभिनेता एंटोनियो बैंडेरस समझ लेते हैं, जिससे डेल टोरो को बहुत चिढ़ होती है। 2017 में उन्होंने स्टार वॉर्स द लास्ट जेडी में डीजे, जो डोंट जॉइन का संक्षिप्त रूप है, क्योंकि डीजे प्रतिरोध और प्रथम आदेश दोनों को समान रूप से भ्रष्ट मानता था, की भूमिका निभाई, जो एक सहायक खलनायक था जिसने प्रथम आदेश के प्रमुख जहाज पर पकड़े जाने पर खुद को बचाने के लिए रोज और फिन को धोखा दिया। 2021 में डेल टोरो ने वेस एंडरसन की फिल्म द फ्रेंच डिस्पैच में मूसा रोसेनथेलर की भूमिका निभाई, जो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त कलाकार था। उन्होंने 2025 में द फोनीशियन स्कीम के साथ निर्देशक के साथ एक बार फिर सहयोग किया। 2025 में ही डेल टोरो को पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में कराटे शिक्षक और सामुदायिक नेता सर्जियो सेंट कार्लोस की भूमिका के लिए समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। अपने इस काम के लिए उन्हें न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से सहायक अभिनेता के पुरस्कार मिले। साथ ही अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब नामांकन भी प्राप्त हुए। निजी जीवन। डेल टोरो पहले चियारा मास्ट्रोयानी, एलिसिया सिल्वरस्टोन और वैलेरिया गोलिनो के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। अप्रैल 2011 में डेल टोरो के प्रचारक ने घोषणा की कि डेल टोरो और किम्बरली स्टीवर्ट एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, हालांकि वे रिश्ते में नहीं थे। स्टीवर्ट ने 21 अगस्त 2011 को एक बेटी डेलिलाह को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का बपतिस्मा प्यूर्टो रिको में करवाया। 4 नवंबर 2011 को उन्होंने साथी प्यूर्टो रिकान रिकी मार्टिन के साथ स्पेनिश नागरिकता प्राप्त की। उनकी कलात्मक प्रतिभाओं और उनके स्पेनिश वंश, बार्सिलोना में उनका परिवार है,
को मान्यता देते हुए स्पेनिश सरकार द्वारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। मार्च 2012 में उन्हें प्यूर्टो रिको के इंटर अमेरिकन विश्वविद्यालय द्वारा सिनेमा उद्यम पर उनके प्रभाव के लिए मानद उपाधि प्रदान की गई। संस्था की शताब्दी के उत्सव के दौरान 2003 में डेल टोरो यो लिम्पियो ए प्यूर्टो रिको नामक शैक्षिक अभियान के प्रवक्ता बने, जो इग्नासियो बारसोटेली द्वारा 1997 में स्थापित एक पर्यावरण संगठन है, जिसका मिशन रिसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में प्यूर्टो रिको वासियों को शिक्षित और संगठित करना है। डेल टोरो ने कोरल रीफ शीर्षक वाले सार्वजनिक सेवा विज्ञापन का वर्णन किया, जो पर्यावरण के बचाव के लिए कलाकारों के अभियान में शामिल हुआ। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1988, बिग टॉप पीवी ड्यूक कुत्ते जैसे चेहरे वाला लड़का 1989, हत्या करने का लाइसेंस दारियो 1991, भारतीय धावक मिगुएल अगुइलेरा 1992, क्रिस्टोफर कोलंबस खोज, अल्वारो हरना 1993, निडर मैनी, रॉड्रिगो सुनहरी गेंदे, बॉब मियामी का दोस्त, बिना किसी कारण धन डीनो पलाडीनो 1994, शार्क के साथ तैरना रेक्स, चीन चंद्रमा जासूस, लामर डिकी 1995, हमेशा की तरह संदिग्ध, फ्रेड फेंस्टर जमा करना लागू नहीं लघु फिल्म, केवल निर्देशक लेखक और निर्माता 1996, शव यात्रा, गैस्पारे स्पोगलिया, प्रशंसक #पंखा, जुआन प्रीमो, कांसमैन, वह स्वयं, कैमिया बास्कियाट, बेनी डलमाउ 1997, अतिरिक्त सामान, विंसेंट रॉश जॉयराइड जासूस लोपेज 1998, फियर एंड लोदिंग इन लास वेगस, डॉक्टर गोंजो 2000, ट्रैफिक, जेवियर रॉड्रिगेज बंदूक का रास्ता, हेरोल्ड लॉन्गबॉक छीन, फ्रैंकी फोर फिंगर्स, ब्रेड और गुलाब, वह स्वयं बिना श्रेय वाला कैमियो 2001, प्रतिज्ञा, टोबी जे वाडेना 2003, 21 ग्राम जैक, जॉर्डन शिकार, सार्जेंट एरॉन हलाम 2005, सिन सिटी, लेफ्टिनेंट जैकी बॉय रेफर्टी 2007, चीज़ें जो हमने आग में खो दी, जेरी सनबॉर्न 2008, चेचे ग्वेरा निर्माता भी 2010, वुल्फमैन लॉरेंस टैलबॉट द वुल्फमैन, कहीं वो स्वयं बिना श्रेय वाला कैमियो 2011, उलटफेर कथावाचक आवाज 2012, असभ्य मिग्यूएल लाडो, अरोयो हवाना में 7 दिन लागू नहीं केवल निर्देशक, खंड एल यूमा 2013, जिमी पी, एक मैदानी भारतीय की मनोचिकित्सा, जिमी पिकार्ड, थॉर अंधेरी दुनिया, तानेलेर तिवन कलेक्टर, बिना श्रेय वाला कैमियो, क्रेडिट के बीच का दृश्य 2014, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, अंतर्निहित दोष सांचो, स्माइलैक्स, एस्कोबार, खोया हुआ स्वर्ग, पाब्लो एस्कोबार 2015, एक परिपूर्ण दिन, माम्ब्रू सिकारियो, एलेजांद्रो गिलिक, जोश जेम्स ब्रोलिन, BROLIN, जन्म 12 फरवरी 1968, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। अभिनेता जेम्स ब्रोलिन के पुत्र, उन्होंने साहसिक फिल्म द गूनीज 1985 में अपनी भूमिका के लिए युवावस्था में प्रसिद्धि प्राप्त की। अपराध फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन 2007 में मुख्य भूमिका निभाने के साथ ब्रोलिन को फिर से प्रसिद्धि मिली। बायोपिक मिल्क 2008 में डैन वाइट की भूमिका निभाने के लिए ब्रोलिन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ब्रोलिन का करियर W 2008, थ्रू ग्रिट 2010, वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स 2010, मैन इन ब्लैक 3 2012, ओल्ड बॉय 2013, इनहेरेंट वाइस 2014, एवरेस्ट 2015 और हेल सीजर 2016 जैसी फिल्मों में भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में थैनोस की भूमिका निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली, जिसमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम 2019 जैसी फिल्में, साथ ही डेडपूल 2 2018 में केबल की भूमिका शामिल है। ब्रोलिन ने फिल्म निर्माता डेनिस विलेन्यू के साथ एक्शन थ्रिलर सिकारियो 2015 और साइंस फिक्शन फिल्मों ड्यून 2021, ड्यून पार्ट 2 2024 और ड्यून पार्ट 3 2026 में भी काम किया, जिसमें उन्होंने गर्नी हेलेक की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन।
ब्रोलिन का जन्म 12 फरवरी 1968 को सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में हुआ था। वे अभिनेता जेम्स ब्रोलिन और जेन कैमरून एगी, जो एक कास्टिंग निर्देशक और वन्यजीव कार्यकर्ता थीं, के पुत्र थे। ब्रोलिन का पालन पोषण पासो रॉबल्स के एडिलेडा क्षेत्र में एक खेत पर हुआ और उन्होंने कैलिफोर्निया के टेम्पल्टन में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। ब्रोलिन लगभग 11 वर्ष की आयु में सांता बारबरा क्षेत्र में चले गए, जहां उन्होंने सांता बारबरा हाई स्कूल में पढ़ाई की। ब्रोलिन को अपने पिता के अभिनय करियर के बारे में बहुत कम जानकारी थी। ब्रोलिन ने 2014 के एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी जवानी के दिनों में वे सर्फिंग करने वाले दोस्तों के एक ग्रुप के सदस्य थे, जो खुद को सिटो रैट्स कहते थे। ग्रुप के बारे में बताते हुए ब्रोलिन ने कहा, "ये सैंटा बारबरा की बात है। ये 80 का दशक था। ये पंक रॉक का दौर था। इसमें या तो अमीर लापरवाह माता पिता के बच्चे थे या गरीब माता पिता के, यानी एक मिला जुला ग्रुप था। लेकिन हम सब लगभग एक ही तरह से पले बढ़े। मैंने ऐसा ग्रुप पहले कभी नहीं देखा और ना ही उसके बाद कभी देखा। उन्होंने ड्रग्स के लिए पैसे जुटाने के लिए कारें चुराने की बात भी कबूल की, जिसमें हेरोइन भी शामिल थी, एक ऐसा नशा जिसे वे पसंद नहीं करते थे। मेरा मतलब है, मैंने कभी इसका सेवन नहीं किया और ना ही इससे मेरी मौत हुई, जो अच्छी बात है। मेरे 19 दोस्त मर चुके हैं। मेरे साथ पले बढ़े ज्यादातर लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं।" ब्रोलिन ने बाद में कहा, "जिन लोगों के साथ मैं पला बढ़ा, उनमें से 36 मर चुके हैं, 12 जेल में हैं, 4 जेल में हैं और साथ ही मर भी चुके हैं। मैं सभी 36 मरे हुए लोगों की सावधानी पूर्वक गिनती रखता हूँ। मैं एक कठिन वातावरण से आया हूँ, जानते हो।" 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि वे मॉन्टेसिटो के हार्डकोर बैंड रिच किड्स ऑन एलएसडी के सदस्य थे। बाद में उन्होंने एक रेडियो साक्षात्कार में इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कहा, "साक्षात्कारों में बातें उलझ गई हैं। मैंने कहा था कि मैं आरकेएल का हिस्सा था, जो रिच किड्स ऑन एलएसडी है, जो उस समय का एक बड़ा पंक बैंड था। और ये सच था, मैं उस गैराज बैंड का हिस्सा था जिसने सबसे पहले बजाना शुरू किया था और फिर वे अन्य ड्रमर और अन्य संगीतकारों के साथ आरकेएल के नाम से जाने जाने लगे और वे वास्तव में एक काफी प्रसिद्ध पंक रॉक बैंड बन गए।" मार्क मैरोन के साथ WTF कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जेसन सीयर्स उनके सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने ये भी कहा है कि रिच किड्स ऑन एलएसडी वो बैंड था जिसे शुरू करने में मैंने मदद की थी। आजीविका, प्रारंभिक कार्य और महत्वपूर्ण सफलता। 1980 का दशक। ब्रोलिन ने रिचर्ड डोनर द्वारा निर्देशित फिल्म द गूनीज 1985 में ब्रैंडन वॉल्श के रूप में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाने से पहले टीवी फिल्मों और टीवी शो में अतिथि भूमिकाओं से अपने करियर की शुरुआत की। ब्रोलिन को 21 जंप स्ट्रीट श्रृंखला में टॉम हैंसन की भूमिका के लिए चुना गया था। ब्रोलिन और जॉनी डेप इस भूमिका के लिए अंतिम उम्मीदवार थे और दोनों करीबी दोस्त बन गए। अंततः ये भूमिका डेप को मिली। ब्रोलिन ने शो के पहले सीजन के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। करियर में गिरावट। 1990-2006। ब्रोलिन ने 1994 की फिल्म रोड फ्लावर में एक छोटी भूमिका निभाई थी। उन्होंने संकेत दिया है कि अपनी दूसरी फिल्म थ्रैशिन के प्रीमियर के बाद उन्होंने कई वर्षों तक फिल्म अभिनय से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उनके अनुसार उनका अभिनय भयानक था। कई वर्षों तक ब्रोलिन ने रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क में मंच भूमिकाओं में अभिनय किया, अक्सर अपने गुरु और मित्र एंथनी जर्बे के साथ। अपने करियर के शुरुआती दौर में ब्रोलिन की प्रमुख भूमिकाओं में से एक ABC वेस्टर्न टीवी श्रृंखला द यंग राइडर्स में वाइल्ड बिल हिकॉक की थी, जो 3 सीजन 1989-92 तक चली। ब्रोलिन द्वारा अभिनीत 2 अन्य टीवी श्रृंखलाओं में आरोन स्पेलिंग द्वारा निर्मित विनेटका रोड 1994 और मिस्टर स्टर्लिंग 2003 शामिल हैं, जिनमें से दोनों को कुछ एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया था। करियर का पुनरुत्थान और स्टारडम। 2006-2016। 2006 तक ब्रोलिन पूर्णकालिक रूप से स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, जब उन्हें कोएन ब्रदर्स की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन 2007 में मुख्य भूमिका मिली। ये फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। ब्रोलिन ने इसी तरह सफल रिडले स्कॉट की फिल्म अमेरिकन गैंगस्टर 2007 में भी भूमिका निभाई। ब्रोलिन ने 2007 में 2008 में ब्रोलिन ने ओलिवर स्टोन की फिल्म डब्ल्यू में अभिनय किया,
जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित एक जीवनी फिल्म है। स्टोन ने इस भूमिका के लिए शुरू में हिचकिचा रहे ब्रोलिन का पीछा किया। उन्होंने ब्रोलिन को मुख्य भूमिका में लेने के अपने निर्णय के बारे में कहा, मुझे हमेशा से यही लगता था कि वही इस रोल के लिए सही व्यक्ति है। हालांकि वो दिखने में बेहद आकर्षक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद को सबसे पहले एक चरित्र अभिनेता मानते हैं और इसी संदर्भ में मैंने उन्हें डब्ल्यू के रूप में सोचा था। जोश में निश्चित रूप से स्टार बनने की क्षमता है और वो मुख्य अभिनेता बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यही बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें किसी किरदार में पूरी तरह डूब जाना बहुत अच्छा लगता है। गस वैन सैंट की बायोपिक मिल्क में सैन फ्रांसिस्को के सुपरवाइजर हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की हत्या करने वाले सिटी सुपरवाइजर डैन वाइट की भूमिका के लिए ब्रोलिन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के ऑस्कर नामांकन मिला। उन्होंने समलैंगिक विवाह आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अकादमी पुरस्कार समारोह में व्हाइट नॉट पहनकर सुर्खियां बटोरी। ब्रोलिन ने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि उनके सह कलाकार सीन पेन, जिन्होंने मिल्क का किरदार निभाया था, ने समलैंगिक पुरुषों की भूमिका निभाने को लेकर अभिनेताओं की किसी भी झिझक को दूर करने का फैसला किया। पहले कास्ट डिनर में, जिसमें उनके सह कलाकार जेम्स फ्रैंको, एमिल हिर्श और डिएगो लूना शामिल थे, ब्रोलिन ने कहा, पेन सीधे मेरे पास आए और मुझे पकड़कर मेरे होठों पर एक जोरदार चुंबन दिया। ब्रोलिन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है और ऑस्कर नामांकन के अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू पुरस्कार और सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 2008 में ब्रोलिन ने सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। उसी रात संगीत अतिथि एडेल भी थीं। उन्होंने अप्रैल 2012 और मार्च 2024 में फिर से मेजबानी की। 2009 में ब्रोलिन ने द पीपल स्पीक नामक वृत्तचित्र फिल्म का कार्यकारी निर्माण किया और उसमें अभिनय भी किया। ये फिल्म इतिहासकार हॉवर्ड जीन की पुस्तक अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर आधारित है और इसमें आम अमेरिकियों के पत्रों, डायरियों और भाषणों के नाटकीय और संगीतमय प्रदर्शनों का उपयोग किया गया है। अगले वर्ष ब्रोलिन ने अपनी निर्देशन की शुरुआत के रूप में लघु फिल्म एक्स का लेखन और निर्देशन किया। ये फिल्म एक कैदी के बारे में है जो अपनी बेटी से फिर से मिलने और उसकी हत्या की गई मां की तलाश करने के लिए जेल से भाग जाता है। ये दिसंबर 2010 में यूनियन सिटी, न्यू जर्सी में आयोजित पहले वार्षिक यूनियन सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआती फिल्म थी। 2010 के दशक की शुरुआत में ब्रोलिन कई बड़े बजट की स्टूडियो फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने डीसी कॉमिक्स के इसी नाम के किरदार पर आधारित फिल्म जोना हेक्स 2010 में मुख्य किरदार निभाया। ब्रोलिन ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें फिल्म बनाने का अनुभव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बताया कि एक समय उन्हें 12 दिनों में 66 पन्नों को दोबारा शूट करना पड़ा, जिसका मतलब था कि फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल बहुत व्यस्त था। ब्रोलिन ने बाद में फिल्म की असफलता का कारण फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में स्टूडियो के हस्तक्षेप और निर्देशक जिमी हेवर्ड को बताया, जिन्हें उन्होंने अनुभवहीन और निर्देशक के रूप में एक गलत चुनाव कहा। ब्रोलिन कोएन ब्रदर्स की फिल्म ट्रू ग्रिट 2010 और ऑलिवर स्टोन की वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स 2010 में भी दिखाई दिए। 2012 में ब्रोलिन ने मैन इन ब्लैक 3 में टॉमी ली जोन्स के किरदार केविन ब्राउन एजेंट के युवा संस्करण की भूमिका निभाई, जिससे 2007 में आई फिल्मों नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन और इन द वैली ऑफ एलाह में उनके शुरुआती सहयोग के बाद ब्रोलिन और जोन्स दोनों का पुनर्मिलन हुआ। बाद में ब्रोलिन ने 2013 की फिल्म गैंगस्टर स्क्वाड में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने जॉन ओ मारा नामक एक काल्पनिक द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक का किरदार निभाया। उसी वर्ष ब्रोलिन ने ओल्ड बॉय में जो डॉसेट का किरदार भी निभाया, जो 2003 की इसी नाम की दक्षिण कोरियाई फिल्म का रीमेक था। 2014 में ब्रोलिन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। उन्होंने मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस और वॉइस एक्टिंग के माध्यम से इस किरदार को निभाया। ब्रोलिन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में इस किरदार के रूप में कैमियो किया। ब्रोलिन ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और 2019 की एवेंजर्स एंड गेम में
थैनोस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। बात कर ले पिछले पार्ट के बारे में, तो वो बहुत ही बेहतरीन रहा था और उससे पिछला पार्ट भी बेहतरीन रहा था। पार्ट 2 का जो बजट था वो 30 से 35 मिलियन के बीच में था और इसके अंदर जो हमें कलेक्शन यानी इस फ्रेंचाइजी को जो कलेक्शन हमें एक तरह से देखने को मिला है वो लगभग मैं आपको बता दूं 75 मिलियन डॉलर्स का है, जो कि मूवी के बजट का दुगना है, जो कि फ्रेंचाइजी को इस मूवी को हिट बनाती हैं। बाकी जो पार्ट 2 है वो हमें तकरीबन मैं बता दूं 29 जून 2018 को देखने को मिला था। उसी के बाद से हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। बाकी जो अपडेट है वो मैंने आपको बताई दी है इस वीडियो के अंदर। बाकी अपकमिंग कोई अपडेट आती है तो मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।